गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे। तो चलिए वन बाय वन करते हैं शुरुआत। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट ध्रुवा। उसके बाद कुछ वहां पे वल्चर्स को जो अभी रिलीज किया है तो उसके ऊपर कुछ काम करना है। Then after there will be a topic regarding flight duty time limitations rules, that is FDTL, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली इंडिगो की फ्लाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा वहां पे डिले चल रही है और बहुत ज्यादा इश्यूज एविएशन सेक्टर के अंदर वहां पे मिले हैं। महाड़ सत्याग्रह, एस्ट्रोसेट इन द लास्ट इज मिलिट्री एक्सरसाइज इन द न्यूज। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट ध्रुवा। अब देखिए ध्रुवा का क्या है अभी। इट इज नोन एज डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। बेसिकली देखा जाए तो एक नई सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की यहां पे बातें हैं बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और उन्होंने एक नई सिस्टम को यहां पे डेवलप करने की बात की है जहां पे डिजिटल या फिर वर्चुअल एड्रेस को वहां पे इंट्रोड्यूस करना है पोस्ट के अंदर। जो एड्रेस रिटर्न फॉर्मेट में होता है उसे वहां से कन्वर्ट करके उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट युवा। एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज रिलीज्ड अ ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू इंट्रोड्यूस ध्रुवा, अ यूपीआई लाइक डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। जैसा यूपीआई होता है उसी टाइप की पूरी एक सिस्टम है ध्रुवा। enabling users to share their address labels such as name@NTT। तो जिस तरीके से आप अपने नॉर्मली यूपीआई आईडी को शेयर करते हैं वैसे ही आप अपने एड्रेस को भी शेयर कर सकते हैं और वहां पे नाम @NTT लिख के आप उसको वहां पे शेयर कर सकते हैं, सेम एज यूपीआई सिस्टम। सो ध्रुवा इज अ नेशनल डिजिटल एड्रेस public infrastructure that standardizes, digitizes and virtualizes the physical addresses through secure consent driven sharing using UPI like address labels। UPI की तरह हम एड्रेस को भी शेयर कर पाएंगे। उसकी एक पूरी नई सिस्टम which is known as ध्रुवा। It builds on the DigiPin system to offer geo-coded precision and interoperability across the platforms। वहां पे DigiPin वाली पूरी एक सिस्टम रहेगी। लॉन्च किसने किया है तो इट इज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। उसका मेन टारगेट क्या है कि एक यूनिफाइड, एक इंटरऑपरेबल, सिक्योर एंड यूजर कंट्रोल्ड डिजिटल एड्रेस इकोसिस्टम को बनाना। साथ साथ टू अनेबल एड्रेस एज अ सर्विस फॉर गवर्नमेंट, बिजनेस एज वेल एज सिटीजंस। फीचर्स क्या रहेंगे तो वहां पे यूपीआई के जैसा वहां पे एड्रेस का लेबल वहां पे रहेगा। कंसेंट बेस्ड पूरा एक्सेस रहेगा, मतलब पहले से कस्टमर को पूछा जाएगा, उनकी कंसेंट वहां पे ली जाएगी, उसी के बाद उसके एड्रेस का वहां पे यूज कर पाएंगे। डिजिपिन से उसको वहां पे पूरी बैकबोन दी जाएगी, एक 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिकल जियो कोड जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉम्बिनेशन से वहां पे बनेगा। एंड मैप्स एवरी 14 स्क्वायर मीटर पैच ऑफ इंडियन टेरिटरी। इसका मतलब वहां पे लगभग 228 बिलियन यूनिक पिन्स यहां पे जनरेट होने वाले हैं। ओपन सोर्स एंड प्रिसाइज स्पेशली फॉर रूरल एंड हार्ड टू मैप एड्रेस। एंड एड्रेस एज ए सर्विस वाला पूरा एक फ्रेमवर्क यहां पे आपको मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर वहां पे क्या है, सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी रहेगी, विल एडमिनिस्टर द इकोसिस्टम, सेम एज एनपीसीआई। एंड इंटरऑपरेबिलिटी एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं। सिस्टम इज वॉलेंटरी डिजाइन्ड टू अट्रैक्ट ई कॉमर्स, गिग प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लॉजिस्टिक्स। So that is all about this Dhruva, that is all about the recent context. And the next topic is about BNHS to release critically endangered vultures। BNHS उसने अभी रिसेंटली 6 क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स को रिलीज करने की बात की है, विच आर स्लेंडर बिल्ड एंड व्हाइट रेम्ड। कहां पे इसको रिलीज करने की बात है तो into the wild in Assam in January 2026 as a part of India's long-term vulture recovery program। तो स्लेंडर बिल्ड वल्चर क्या होता है? A critically endangered old world vulture species
विच इज नेटिव टू साउथ एशिया। और देखा जाए तो एक जमाने में ऐसा माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड थे, लेकिन अब कुछ ही जोन्स के अंदर वहां पे वो लिमिटेड होके रह चुके हैं। उनका हैबिटाट कहाँ पे है? तो एक तो गंगेटिक प्लेन्स के आसपास आसाम है, नॉर्दर्न बांग्लादेश है, सदर्न नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया, वहां के पूरे नेटिव माने जाते हैं। Their nest on tall trees in the open areas near human settlements, slaughterhouses and riverine landscapes. IUCN का स्टेटस क्या है? तो अभी रिसेंटली पहले हमारी बात हुई, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्योंकि लगभग 870 से भी कम मैच्योर इंडिविजुअल अब वहां पे बचे हुए हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो लेंथ है लगभग 80 से लेके 95 सेंटीमीटर्स एंड विंग स्पान है 196 से लेके 258 सेंटीमीटर्स। डार्कर हेड with distinctively slender narrow bill and long bed neck. ग्रे प्लमेज वहां पे मिलता है with a pale rump. Juveniles have white neck down. तो ये सब उनके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत उनके फीचर्स की सब बातें। उसी के साथ एक दूसरे होते हैं जिसको बोलते हैं व्हाइट रम्ड वल्चर्स। एक मीडियम साइज्ड एशियन वल्चर है which were once commonly found across India among the fastest declining bird species in the world. सबसे ज्यादा कम ये होते जा रहे हैं। इनका हैबिटाट कहाँ पे है? तो वो नॉर्मली सिटीज, विलेजेस, प्लेन्स और ओपन फील्ड्स कहीं पे भी वहां पे रह सकते हैं। एंड नॉर्मली वो ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास वहां पे रहते हैं। दे आर ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्योंकि देखा जाए तो डे बाय डे बिकॉज ऑफ डाइक्लोफेनेक पॉइजनिंग की वजह से उनका कंपैरेटिवली उनका डिक्लाइन होता जा रहा है। और उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो उनकी लेंथ और वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमने आगे पढ़ा उसके हिसाब से। और अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि BNSS जो है तो उसने अभी इसे वहां पे रिलीज करने की सब बातें वहां पे की है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट FDTL रूल्स। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, PD गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, उसकी तीनों ब्रांच अहमदाबाद, वडोदरा एंड गांधीनगर, हर जगह पे नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत। बल्कि अहमदाबाद में तो परसों से बैच की शुरुआत हो भी चुकी है, दैट इज फ्रॉम दिस मंडे। तो बैच वहां पे ऑलरेडी शुरू हो चुकी है फॉर इंग्लिश मीडियम। लेकिन अभी भी अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर तीनों के ऊपर, अहमदाबाद के अंदर गुजराती मीडियम की बैचेस और वडोदरा और गांधीनगर में इंग्लिश मीडियम प्लस गुजराती मीडियम प्लस हिंदी मीडियम की बैचेस नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाली है, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। सो अभी तक आपने एनरोल नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म एंड उसके बाद आपको पूरे वहां पे डेमो लेक्चर्स की रिगार्डिंग वहां पे शेड्यूलिंग आपके पास पहुंच जाएगी। So you can have 3 free demo lectures as well as up to 50% scholarship on your admission. So वहां पे वेट किस बात की है? बस फटाफट डेमो लेक्चर्स के लिए वहां पे एनरोलमेंट करवाए, वहां पे एनरोल करवाए। और एनरोल करवाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म और एल्स यू कैन आल्सो कांटेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट द फर्दर इंफॉर्मेशन। यहां से एक 1-to-1 मेंटरशिप का प्रोग्राम आपके कोर्स के अंदर ही आ जाता है, तो वो भी वहां पे देख लीजिए कि किस तरीके का प्रोग्राम है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों एक्सेस आपके पास अवेलेबल होंगे। मटेरियल्स विल बी देयर फ्रॉम आवर साइड। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, बस एक फिक्स टारगेट के साथ यहाँ पे आना है, दैट यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, और बाकी सब कुछ जो है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा। करंट अफेयर से लेके, मटेरियल से लेके, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एक्सेस से लेके 1-to-1 mentorship, anything and everything will be provided by PD Gurukul. So अभी वहां पे एटलीस्ट डेमो लेक्चर्स के लिए एक एनरोलमेंट में वहां पे अपना नाम रजिस्टर कीजिए और डेमो लेक्चर्स को अटेंड करें, देन आफ्टर मेक अ डिसीजन कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज अबाउट FDTL नॉर्म्स, जो भी रिसेंटली यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, जिसकी वजह से इंडिगो फ्लाइट्स के अंदर बहुत से इश्यूज आपको वहां पे दिखाई दे रहे हैं। इंडिया के एविएशन सेक्टर के अंदर अभी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा डिसरप्शंस हुए बिकॉज कुछ नए रूल्स वहां पे इंप्लीमेंट हुए जिसका नाम है FDTL रूल्स।
और उसकी वजह से लार्ज स्केल फ्लाइट कैंसलेशंस वहां पे चली, बहुत ज्यादा डिलेज वहां पे चले, स्पेशली देखा जाए तो इंडिगो के साथ। अब देखिए ये रूल्स क्या है और क्या है ये पूरी मतलब इवेंट, ये इंडिगो वाला पूरा इश्यू है क्या। एफडीटीएल जो है दैट इज फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, एक नई रेगुलेटरी लिमिट्स है कि पायलट्स को कितने घंटे की वहां पे ड्यूटी करनी चाहिए, कितने आवर्स वो वहां पे प्लेन्स को उड़ा सकते हैं, और कि उसके बाद कंपलसरी कितने आवर्स का उन्हें रेस्ट मिलना चाहिए। उसके रिगार्डिंग कुछ नए रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने डिक्लेयर किए। अब उसके ऊपर से ये पूरा इश्यू वहां पे जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे पूरा एक डिटेलिंग दिया हुआ है regarding the how long the pilots can be on duty, how many hours they may fly, the number of night operations they can perform, as well as the minimum rest required to prevent fatigue. तो उन्हें वहां पे आराम के लिए भी मिनिमम कितने आवर्स मिलने चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दी गई है। इट इज इश्यूड बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और ऑलरेडी जनवरी 2024 में वहां पे ऐसे रूल्स आए थे, इसको रिवाइज करके वापस नए बनाए गए। उनका बस मेन यही है कि फटीग रिलेटेड सेफ्टी रिस्क को वहां पे कम करना है और ग्लोबल नॉर्म्स के साथ इंडियन एविएशन को थोड़ा अलाइन करना है ताकि सेफर फ्लाइट ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जा सके। उसके मेन फीचर्स में क्या बोला गया है, तो 48 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस वीकली रेस्ट टू एंश्योर दैट pilots get sufficient uninterrupted recovery time, reducing the cumulative fatigue that builds up over busy rosters as well as frequent night operations. Busy rosters और frequent night operations की वजह से जो उन्हें वहां पे थकान वगैरह होती है, तो उसे दूर करने के लिए कंपलसरी पर वीक 48 आवर्स का वहां पे रेस्ट मिलना ही चाहिए। नाइट पीरियड जो है इट इज एक्सटेंडेड टू 0 to 6, which increases the protected rest hours for early morning as well as late night operations. Limit of 2 night landings and 2 consecutive night duties reduce exposure to the most fatiguing task, preventing performance degradation during the critical phase of flight. तो वहां पे बोल दिया है कि 2 नाइट लैंडिंग से ज्यादा वहां पे नहीं हो सकती, उसके बाद कंपलसरी उन्हें रेस्ट देना वहां पे जरूरी है। बिकॉज ऑफ सच रूल्स, इंडिगो का भी रिसेंटली बोलना है कि बहुत से उनके पायलट जो है वो अनअवेलेबल हो चुके हैं, बिकॉज उन्हें अब वहां पे रेस्ट कंपलसरी देना पड़ रहा है। अगर पायलट जो है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब फ्लाइट उड़ाने के लिए पायलट्स अवेलेबल नहीं है, एंड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द पायलट्स वहां पे उन्हें फ्लाइट्स को या तो डिले करना पड़ रहा है या तो कैंसिल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पूरा इश्यू वहां पे सामने आया है। Phased implementation by 1st of November 2025, which has pushed the airlines to overhaul the long-standing scheduling practices and expand crew capacity to comply with the stricter fatigue control framework. इससे बेसिकली होगा क्या कि फ्लाइट की सेफ्टी वहां पे थोड़ी सी और बढ़ सकती है, और इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है उसके साथ इंडिया के भी अंदर इंडिया जो है वो उसके साथ थोड़ा सा अलाइन करेगा, तो पायलट की वेलबींग और ऑपरेशनल डिसिप्लिन को यहाँ पे और इंप्रूव कर रहा है। तो ओवरऑल पायलट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दिस रूल्स आर गुड, बट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच या फिर फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव तो वहां पे थोड़े से इश्यूज यहाँ पे बनेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस एफडीटीएल रूल्स। प्लस एस्ट्रोसेट अभी रिसेंटली थोड़ा सा न्यूज में आया है, जो कि हमने 10 साल पहले वहां पे लॉन्च किया था, and IIA celebrated 10 years of ultraviolet imaging telescope, which is known as AstroSat, marking a decade of major scientific discoveries. 10 साल उसके कंप्लीट हुए और उसको वहां पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। एस्ट्रोसेट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट, enabling simultaneous observations in UV, optical, soft X-rays and hard X-ray bands. 2015 में PSLV C30 उसके द्वारा उसे 650 किलोमीटर ऑर्बिट में वहां पे लॉन्च किया गया था। उसका मेन काम क्या था, दैट इज टू स्टडी द कॉस्मिक सोर्सेस अक्रॉस मल्टीपल वेवलेंथ्स, टू ट्रैक हाई एनर्जी प्रोसेसेस एंड प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस एस्ट्रोनॉमिकल डेटा। अलग अलग पेलोड्स और उन सब की वहां पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि पेलोड्स क्या थे, वहां पे कौन सी वेवलेंथ पे इमेजिनिंग
वहां पे करने का उसका काम था. दैट इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ एस्ट्रोसेट्स. उसकी जो मिनिमम डिजाइन लाइफ थी दैट वाज 5 इयर्स. नो डाउट उससे देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा उसे एक्सटेंड वहां पे किया है. अभी 10 साल रिसेंटली अभी वहां पे कंप्लीट हुए हैं. एंड अबाउट अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो एक ट्विन टेलीस्कोप है, UV imager, a broad astrosets that capable of near UV, visible and far UV observations. Features क्या है? That is spatial resolution better than 1.5 arc seconds. Two telescopes NUV plus visible और दूसरा है FUV channels. Developed by National Consortium led by IIA with ISRO centers. और उसकी सिग्निफिकेंस उसी के बेस से जो अभी तक हमने बात करी. तो अलग अलग टाइप की वहां पे कैपेबिलिटीज बोल सकते हैं इमेजिनिंग करने की. तो इमेजिंग की अलग अलग कैपेसिटीज वहां पे हुई है डेवलप, जो हबल टेलीस्कोप वगैरह वगैरह में मिलती है. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस एस्ट्रोसेट, जिसे रिसेंटली अभी वहां पे 10 साल हुए हैं कंप्लीट. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट महाड़ सत्याग्रह. Mahad Satyagraha returned to public discourse as the scholars revisits its profound role in shaping constitutional morality as well as human right ethics in India. Mahad Satyagraha किसने किया था? It was led by B.R. Ambedkar. एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जहां पे दलित के राइट्स को वापस असर्ट किया गया था. कौन से राइट्स? टू एक्सेस पब्लिक वाटर एज वेल एज इट रिजेक्टेड द कास्ट बेस्ड इंक्लूजन. तो देखा जाए तो ह्यूमन राइट के स्ट्रगल में एक वन ऑफ द इंडियाज अर्लीस्ट सत्याग्रह बोल सकते हैं, विच वाज नॉन वायलेंट. कब इसे लॉन्च किया था? इट वाज लॉन्च्ड इन मार्च 1920 इन द ईयर 1927. उसके बाद दिसंबर में भी वापस हुआ. और उसके बाद देखा जाए तो बॉम्बे के अंदर भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर भी इसको वहां पे एक्सटेंड किया गया. हर जगह पे ये जो महाड़ सत्याग्रह हो रहा था उसका मेन रीजन क्या था? द कॉजेस. क्योंकि वहां पे अलग अलग टैंक में से स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो चावदर टैंक में से कुछ लोगों को अनटचेबिलिटी के बेस पे पानी लेने से मना किया जा रहा था. एंड 1923 बोले रेजोल्यूशन लीगली अलाउड द दलित्स टू यूज पब्लिक फैसिलिटीज. लेकिन जो लोकल कास्ट एलिट्स थे वो वहां पे उन्हें करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट कास्ट वायलेंस वहां पे बढ़ता जा रहा था, स्पेसिफिकली गोरेगांव और दसगांव रीजन्स के अंदर. और उसके बाद फाइनली वहां पे B.R. अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत करी. उनके साथ उनके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स उन्होंने वहां पे मार्च शुरू करी टू चावदर लेक एंड ड्रैंक वाटर टू अफर्म द इक्वालिटी एज अ ह्यूमन राइट. वो फाइनली वो लेक में पहुंचे और उसका पानी उन्होंने वहां पे जाके पिया, ये बताने के लिए कि ह्यूमन राइट के अंदर हर एक के अंदर वहां पे इक्वालिटी होनी चाहिए. चैलेंज टू दी ब्राह्मणिकल हेजेमनी. जो ब्राह्मण्स अपने प्योरिफिकेशन का वहां पे दावा करते थे तो उसको यहाँ पे चैलेंज किया दैट हम अगर पानी पी लेंगे तो उसे वो पानी वो इम्प्योर नहीं होने वाला है. बर्निंग ऑफ मनुस्मृतिस. तो मनुस्मृतिस को वहां पे बर्न किया गया सबके सामने ताकि ब्राह्मण्स का वहां पे अपोजिशन हो सके. और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दैट इज द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी उसको वहां पे एस्टेब्लिश किया. देखा जाए तो यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बहुत बढ़िया सा था जो जेंडर इक्वालिटी को आगे बढ़ाता था. एंड दैट इज ऑल अबाउट महाड़ सत्याग्रह इन द ईयर 1927. एंड आवर लास्ट टॉपिक दैट इज अबाउट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द न्यूज. नो डाउट यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में उसको बताया है, बट ओवरऑल देखा जाए एग्जाम के कंटेक्स्ट में, प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ हुई है. तो एक्सरसाइज गरुड़ जो हुई है, गरुड़ 25, तो गरुड़ किसके बीच में होती है? तो बोले इंडिया और फ्रांस के बीच में, जो इस बार फ्रांस में हुई थी. और एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2025 जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई, हिमाचल प्रदेश के अंदर. तो गरुड़ 25 इस बार हुई है फ्रांस में. जो इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की जो एयरफोर्स है उसकी एक कॉम्बिनेशन, एक कंबाइंड एक्सरसाइज है. और साथ साथ अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति जो है वो इस बार हिमाचल प्रदेश में हुई है, जो इंडिया और इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्स या फिर पैरामिलिट्री फोर्स उन दोनों की कंबाइन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है. बाकी मैंने यहाँ पे उसकी डिटेलिंग्स आपके सामने रखी है.
बट दैट इज ओनली फॉर योर नॉलेज। अदरवाइज आपको बस पता होना चाहिए कि गरुड़ 25 इंडिया और फ्रांस, गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया। So that's it. That is all about this exercise in the news and that is all about today's lecture. तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वापस मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक्स के साथ और नए करंट अफेयर्स के साथ। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।